रेडियो खिड़की, थोड़ी हवा ने दो थोड़ी आवाजें। आज है 11 अगस्त दिन मंगलवार। खिड़की इंटरनेशनल बुलेटिन में अभिवादन स्वीकार करें अभिनव श्रीवास्तव का। एक नजर कार्यक्रम की खास खबरों पर। बेरूत में हुए धमाके के बाद लेबनान के प्रधानमंत्री हसन दियाब ने अपनी पूरी कैबिनेट के साथ दिया इस्तीफा। बेलारूस में 26 वर्षों से सत्ता पर काबिज अलेक्जेंडर लुकाशेंको एक बार फिर होंगे राष्ट्रपति। व्हाइट हाउस के बाहर हुई गोलीबारी, राष्ट्रपति ट्रंप को छोड़नी पड़ी अपनी मीडिया ब्रीफिंग। रहेंगी दुनिया भर की और भी अहम खबरें, तो बने रहें बुलेटिन में अभिनव श्रीवास्तव के साथ। आप सुन रहे हैं खिड़की इंटरनेशनल बुलेटिन, अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर विश्वसनीय आवाजें। बेरूत धमाके का सबसे बड़ा झटका लेबनान की सरकार को लगा है। हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बाद प्रधानमंत्री हसन दियाब को अपनी पूरी कैबिनेट के साथ इस्तीफा देना पड़ा है। बेरूत में मंगलवार को हुए भयानक विस्फोट के बाद से ही देश भर में सरकार विरोधी उग्र प्रदर्शन चल रहे थे। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि देश के खस्ता हाल और बेरूत में हुए धमाके के लिए सरकार जिम्मेदार है और उसे इस्तीफा देना चाहिए। एक रिपोर्ट के साथ हैं हमारे सहयोगी रोहित जोशी। लेबनान की राजधानी बेरूत में बीते मंगलवार को हुए बम धमाके का असर अब यहां की राजनीति में धमाके की वजह बन रहा है। देश भर में चल रहे उग्र प्रदर्शनों के चलते लेबनान के प्रधानमंत्री हसन दियाब को अपनी पूरी कैबिनेट के साथ इस्तीफा देना पड़ा है। प्रदर्शनकारी सरकार पर लगातार यह आरोप लगाते हुए इस्तीफे की मांग कर रहे थे कि सरकार में छाए भ्रष्टाचार की वजह से राजधानी में बीते मंगलवार को इतना भयानक विस्फोट हुआ था। सोमवार को राष्ट्रपति माइकल आउन से मिलकर प्रधानमंत्री ने औपचारिक रूप से अपनी कैबिनेट का इस्तीफा उन्हें सौंपा। इस्तीफे को राष्ट्रपति ने स्वीकार कर लिया है। इसके बाद सरकारी टीवी चैनल में प्रधानमंत्री हसन दियाब ने इसकी सार्वजनिक घोषणा की। उन्होंने कहा, मैं आज इस सरकार के इस्तीफे की घोषणा करता हूँ। अल्लाह लेबनान को बचाए, अल्लाह लेबनान को बचाए, अल्लाह लेबनान को बचाए। लेबनान की जनता जिंदाबाद। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि यह अपराध बुरी तरह फैले भ्रष्टाचार के तंत्र के चलते हुआ, जो खुद राज्य से भी बड़ा हो गया है। उन्होंने कहा कि वे इस्तीफा देकर इसलिए एक कदम पीछे हट रहे हैं ताकि वे अपने लोगों के साथ खड़े हो सकें और बदलाव की लड़ाई उनसे कदम से कदम मिलाते हुए लड़ें। दियाब की ओर से उनकी कैबिनेट के इस्तीफे से पहले उनके कई मंत्रियों ने भी अपना इस्तीफा दे दिया था। इस इस्तीफे को लेकर लेबनान के स्वास्थ्य मंत्री हामिद हसन ने कहा, इन इस्तीफों का मतलब यह है कि हम जिम्मेदारी लेते हैं। हमने जिम्मेदारी लेने के तौर पर इस्तीफा देना चुना है, न कि हालात से भागने के लिए। इधर कानून मंत्री मैरी क्लाउड नाजेम का कहना था कि उन्होंने जनता के हित में यह फैसला लिया है। आप किसी को भी हमारी जगह पर रख कर देखिए, कोई भी नहीं चाहेगा कि इन हालात में सत्ता में बना रहा जाए, जबकि हम सब कुछ झेल रहे हैं। देश आर्थिक तौर पर ढह चुका है, कोरोना वायरस की चपेट में है और अब यह राष्ट्रीय आपदा टूटी है। हम एक ऐसा निर्णय लेना चाहते हैं जो कि लेबनान की जनता के हित में हो। कानून मंत्री मैरी क्लाउड नाजेम के शब्द। हालांकि राष्ट्रपति ने दियाब की सरकार का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है, लेकिन जब तक नई कैबिनेट का गठन नहीं कर लिया जाता, मौजूदा कैबिनेट तब तक कार्यकारी तौर पर जारी रहेगी। ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी ऑफ शेफील्ड के विशेषज्ञों के मुताबिक बेरूत में हुआ ऐतिहासिक विस्फोट दुनिया में परमाणु बम के अलावा हुए किसी भी विस्फोट से ज्यादा बड़ा था। इसकी क्षमता हिरोशिमा में
अमेरिका की ओर से दागे गए परमाणु बम की क्षमता के 10वें हिस्से के बराबर बताई गई है। इस दुर्घटना में अब तक की गणना के मुताबिक 200 लोगों की मौत हो गई थी और 6000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। इसके बाद पूरे देश भर में उभरे सरकार विरोधी प्रदर्शनों के दौरान भी 723 लोग घायल हुए हैं और एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई है। मौजूदा कैबिनेट के इस्तीफे के बाद लेबनान अब एक नई कैबिनेट के गठन की राह देख रहा है, लेकिन आर्थिक मोर्चे पर दिवालिया होने के कगार पर खड़े लेबनान को कोई भी नई सरकार कैसे उबार पाएगी, यह सवाल अब भी चुनौती लिए खड़ा है। रिपोर्ट सुना रहे थे रोहित जोशी। अगली खबर अमेरिका से है, जहां सोमवार को व्हाइट हाउस के बाहर हुई गोलीबारी की घटना के चलते राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अचानक एस्कॉर्ट कर सुरक्षित जगह पर ले जाना पड़ा। उस वक्त ट्रंप एक ब्रीफिंग रूम में मीडिया के साथ थे। कुछ ही मिनटों बाद ट्रंप फिर मीटिंग रूम में वापस लौटे और मीडिया को बताया कि एक हथियारों से लैस व्यक्ति को सुरक्षा कर्मियों ने गोली मार दी है और उसे अस्पताल ले जाया गया है। उन्होंने कहा, व्हाइट हाउस के बाहर शूटिंग हुई है, अब लगता है सब कुछ अच्छी तरह से काबू में है, लेकिन बाहर सच में शूटिंग हुई है और एक व्यक्ति को अस्पताल ले जाया गया है। मुझे नहीं मालूम कि उस व्यक्ति की अब कैसी हालत है। ट्रंप ने बताया कि इस गोलीबारी में किसी और के घायल होने की खबर नहीं है। ट्रंप ने सीक्रेट सर्विस की सक्रियता की तारीफ करते हुए कहा कि जल्द ही घटना की जांच के बाद इस बारे में अधिक जानकारी दी जाएगी। यह कार्यक्रम आप खिड़की.com के साथ ही खिड़की के YouTube चैनल, फेसबुक पेज और व्हाट्सएप ग्रुप में भी सुन रहे हैं और मैं हूं अभिनव श्रीवास्तव। अब रुख करते हैं बेलारूस का, जो एक समय सोवियत संघ का अहम हिस्सा हुआ करता था। वहां रविवार को हुए राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव में 26 वर्षों से सत्ता पर काबिज अलेक्जेंडर लुकाशेंको 80% वोट हासिल कर छठी बार विजयी घोषित किए गए हैं। काफी समय से अधिनायकवादी प्रवृत्ति के साथ हुकूमत करने वाले लुकाशेंको को इस बार चुनाव में कड़े विरोध का सामना करना पड़ा था। देश का एक बड़ा तबका कई मोर्चों पर उनकी कार्यशैली से नाराज दिखाई दे रहा था। विपक्ष ने चुनाव में धांधली के आरोप लगाते हुए आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन भी किए थे। वहीं सरकारी बलों ने प्रदर्शनों को बेरहमी से दबाया है। बेलारूस के हालात पर एक रिपोर्ट सुनते हैं हमारे सहयोगी शादाब हसन खान से। बेलारूस में 26 वर्षों से सत्तासीन अलेक्जेंडर लुकाशेंको चुनाव में छठी बार विजयी घोषित किए गए हैं। केंद्रीय चुनाव आयोग ने सोमवार को उनकी जीत का आधिकारिक ऐलान किया। अधिकारियों ने कहा कि लुकाशेंको को 80% से अधिक वोट मिले। वहीं विपक्षी उम्मीदवार श्वेतलाना सिकानुस्काया को 9.9% मत मिले हैं। इस बार का चुनाव इसलिए खास रहा क्योंकि विपक्ष जोरदार तरीके से लुकाशेंको का विरोध कर रहा था। रविवार के मतदान के कुछ ही घंटों बाद जब लुकाशेंको को एग्जिट पोल में जीतते हुए दिखाया गया, तब सैकड़ों लोग सड़क पर आकर उग्र प्रदर्शन करने लगे। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े और उनके खिलाफ बेरहमी से कार्रवाई की, तो सैकड़ों लोग घायल हो गए। प्रदर्शनकारियों में ज्यादातर युवा थे। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने कहा कि एक व्यक्ति की पुलिस के ट्रक से कुचलकर मौत हो गई। हालांकि अधिकारियों ने इससे इनकार किया है। चुनाव परिणामों की इस घोषणा के बाद तनाव बढ़ सकता है, क्योंकि विपक्षी समर्थकों ने कहा है कि उनका मानना है कि चुनाव के परिणामों में धांधली की गई है। श्वेतलाना सिकानुस्काया ने कहा कि हम इन परिणामों को नहीं मानते, हमारी टीम अपनी गिनती कर रही है। वहीं गृह मंत्रालय ने सोमवार को विरोध प्रदर्शनों के दौरान मौत होने की खबर को पूरी तरह से फर्जी करार दिया है। वहीं लुकाशेंको ने चेतावनी दी है कि उनके 26 साल के शासन को बढ़ाने वाले आधिकारिक चुनाव परिणामों को चुनौती देने वाले विपक्षी प्रदर्शनकारियों को कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। लुकाशेंको ने साथ ही विपक्षी प्रदर्शनकारियों पर आरोप लगाया है कि वे अपने विदेशी आकाओं के इशारे पर काम कर रहे हैं। लुकाशेंको ने दावा किया कि विपक्ष पोलैंड और चेक गणराज्य से निर्देशित हो रहा है। यूक्रेन और रूस के कुछ समूहों का हाथ भी इन विरोध प्रदर्शनों के पीछे हो सकता है। इस बार का चुनाव इसलिए खास रहा क्योंकि सिकानुस्काया ने चुनाव अभियान के दौरान विपक्ष को एक नई ऊर्जा दी है। बताया जाता है कि उनकी चुनावी सभाओं में इतनी भीड़ जुटी जितनी सोवियत युग के अंत के बाद कभी नहीं देखी गई। सोवियत संघ के जमाने में लुकाशेंको एक सामूहिक फार्म के मैनेजर थे।
1994 से वह लगातार सत्ता में हैं, लेकिन अब उनकी पकड़ ढीली पड़ती दिख रही है, क्योंकि लोगों को लगने लगा है कि उनके हटने का समय आ गया है। वह देश की जनता के सामने खुद को स्थायित्व देने वाला साबित करने की कोशिश करते रहे हैं, लेकिन हाल के समय में कोविड-19 से निपटने के उनके तरीके, अर्थव्यवस्था की बदहाली और मानव अधिकारों के खराब हालात को लेकर लोगों में उनके खिलाफ जबरदस्त गुस्सा देखा जा रहा है। विदेशी पर्यवेक्षक भी अक्सर कहते आए हैं कि 1995 से ही बेलारूस के चुनाव निष्पक्ष और साफ सुथरे तरीके से नहीं कराए गए। इधर कांगो के इतूरी प्रांत के बनियाली किलो इलाके में एक हथियारबद्ध संगठन कोडेको ने करीब 19 लोगों पर हमला करके उनकी हत्या कर दी। कोडेको मूल रूप से एक कृषक समुदाय लेंदू से ताल्लुक रखता है और हेमू कहे जाने वाले व्यापारियों और चरवाहों के संगठन से इसकी हिंसक मुठभेड़ का इतिहास रहा है। दोनों गुटों के बीच साल 1999 से 2003 के बीच हुई हिंसक झड़पों के कारण ही यूरोपियन संघ का पहला अंतर्राष्ट्रीय सैन्य मिशन ऑपरेशन आर्टेमिस शुरू हुआ था। इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप की पिछले महीने आई रिपोर्ट के अनुसार इतुरी में हिंसा के कारण दिसंबर 2017 से करीब 1000 लोगों की मौत हुई है और कई लाख लोगों को विस्थापित होना पड़ा है। वहीं संयुक्त राष्ट्र के जांचकर्ताओं के अनुसार इस साल की शुरुआत से करीब 636 लोगों की मौत हो चुकी है। चलते हैं अगली खबर की ओर। सोमवार को पाकिस्तान के दक्षिणी पश्चिमी बलूचिस्तान प्रांत के चमन शहर के एक बाजार में बम विस्फोट हुआ, जिसमें कम से कम 6 लोगों के मारे जाने और 10 लोगों के घायल होने की खबर है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक ये बम विस्फोट एक नशा विरोधी बल को निशाना बनाते हुए किया गया है। स्थानीय पुलिस के मुताबिक विस्फोट में घायल हुए लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है और वहां आसपास के इलाके की दुकानें और वाहन भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। बता दें कि अभी तक इस हमले की किसी ने भी जिम्मेदारी नहीं ली है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने इस बमबारी की कड़ी निंदा की है। पाकिस्तान के आंतरिक मामलों के मंत्री एजाज शाह ने एक बयान में इस बमबारी की निंदा करते हुए कहा है कि ऐसे हमलों का मकसद लोगों में सिर्फ भय फैलाना है। बता दें कि हाल के कुछ महीनों से बलूचिस्तान में लगातार इस तरह के हमले बढ़ रहे हैं। अल्जीरिया की एक अदालत ने कस्बा ट्रिब्यून वेबसाइट के संपादक खालेद द्रावेनी को 3 साल के कैद की सजा सुनाई है। उन पर राष्ट्रीय एकता और अखंडता को भंग करने और लोगों को अहिंसक तरीके से एकजुट होने के लिए उकसाने के लिए यह सजा सुनाई गई है। उन्होंने पिछले साल शुरू हुए लोकतंत्र समर्थक आंदोलन को प्रमुखता से कवर किया था। द्रारेनी को इसी साल मार्च से ही हिरासत में ले लिया गया था। कोर्ट ने उन पर 50,000 दिनार का जुर्माना भी लगाया है। यह आंदोलन पिछले साल फरवरी में शुरू हुआ था और इस साल मार्च तक चला, जब कोरोना वायरस के कारण किसी भी किस्म की सोशल गैदरिंग पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। द्रारेनी के समर्थकों ने फैसले को पूरी तरह से पूर्व राष्ट्रपति अब्देलाजीज बोउतेफ्लिका के प्रभाव में आकर लिया गया फैसला बताया है। उनकी एक वकील ने कहा है कि पत्रकार के तौर पर खालिद ने लोगों को सूचना देने का कर्तव्य निभाया है और ये कोई अपराध नहीं है। उन्होंने कहा कि ये फैसला साबित करता है कि अल्जीरिया में न्याय स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं है, बल्कि ये सत्ता के हाथ का एक पुर्जा बन गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने चिंता जाहिर करते हुए कहा है कि वह कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आर्थिक मोर्चे पर जूझ रहा है। WHO प्रमुख टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस ने बीते सोमवार को मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि कोरोना महामारी के लिए आने वाले वक्त में जरूरी आर्थिक मदद और अब तक मिली मदद के बीच काफी अंतर है। उन्होंने बताया कि ACT एक्सेलरेटर पहल को मजबूत करने के लिए अभी काफी आर्थिक मदद की जरूरत होगी और फिलहाल WHO इस मदद का केवल 10% ही जुटा पाया है। बता दें कि 3 महीने पहले शुरू हुई इस पहल का मकसद महामारी की रोकथाम और उपचार के उपायों को विकसित करना और तेजी से उन्हें हर देश तक पहुंचाना था। लेकिन कोरोना संक्रमण के मामलों के हर गुजरते दिन के साथ बढ़ने से WHO की चुनौती काफी बढ़ गई है। अमेरिका के WHO छोड़ने और उसकी आर्थिक मदद रोकने के चलते भी संगठन की आर्थिक स्थिति बीते महीनों में काफी कमजोर हुई है। अब एक नज़र दुनिया भर में कोरोना संक्रमण के मामलों पर। worldometers.info की वेबसाइट के अनुसार दुनिया भर में कोरोना संक्रमण की तादाद 2,02,48,413 पहुंच गई है। अब तक कुल मौतों का आंकड़ा
38,715 दर्ज किया गया है और 1,31,12,000 लोगों को सुरक्षित बचाया जा सका है। यहाँ बताए गए सारे आंकड़े worldometers.info से लिए गए हैं। तो दोस्तों, आज का यह इंटरनेशनल न्यूज़ बुलेटिन आपको कैसा लगा, इस बारे में ज़रूर कमेंट करें। आप जिस भी प्लेटफॉर्म पर खिड़की को सुन रहे हैं, लाइक और शेयर करना न भूलें। खिड़की के YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन टैप कर लें ताकि हर अपडेट आपको मिलती रहे। अभी के लिए अभिनव श्रीवास्तव को दीजिए अनुमति। कल फिर होगी मुलाकात। आप जहां चाहें हमें सुन सकते हैं, खिड़की.com के साथ ही खिड़की के YouTube चैनल और Facebook पेज पर भी। नमस्कार। रेडियो खिड़की, थोड़ी हवा ने दो, थोड़ी आवाजें।